मेरे साथ माइनॉरिटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड पर अब तक काम करते रहे थे और जिनकी जानकारी बहुत पुख्ता है, बहुत दिनों से उसमें लगे हुए हैं। तो इस बिल के विरोध और समर्थन की वजहें क्या हैं, दोनों पक्ष क्या है, और बिल्कुल आम और सरल शब्दों में ये पूरे वक्फ बोर्ड अधिनियम विवाद को जानने की कोशिश करते हैं और माहौल क्या है माइनॉरिटी के भीतर, ये भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं जावेद साहब, आप तो वक्फ बोर्ड पर इतने दिनों से काम करते हैं, तो आप इस बिल को, वो सियासी समर्थन और विरोध छोड़ दीजिए, एक वक्फ बोर्ड के रिसर्चर के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? जो ये अमेंडमेंट की बात सरकार कुछ वर्ष पहले से कर रही थी। इनफैक्ट ये चुनाव से पहले जो इसकी अल्पसंख्यक मंत्री थी वो 2023 अक्टूबर में, यानी आप कह सकते हैं जुलाई में, अगस्त में इन्होंने इसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी थी। जब ये टेबल होना था चुनाव की आहट समझकर, और इस ड्राफ्ट को यानी इस बिल को पोस्टपोन कर दिया गया। सरकार की मंशा इस बिल से यूँ समझ सकते हैं आप कि वो डेस्परेट है। कम्युनिटी, ख़ास तौर से उस कम्युनिटी, उस वर्ग की बात करती है जिससे अल्पसंख्यक के हित और उसके रिलीजियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्राइवेट अफेयर्स है, अगर आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 26 आपके जो आर्टिकल 26 है, 29 है, 30 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये जो प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड किया गया है उसको ये वायलेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको रोकिए रहा हूँ, अभी किरण रिजिजू ने इस विधेयक को पेश करने के बाद, पास करने के पहले जो सारे लोगों का जवाब दिया, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक मुकदमे का जिक्र करके कहा उसकी रूलिंग के हिसाब से कि ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन कहीं से नहीं है। मैंने कहा आपसे कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस का जो आधार है बिल्कुल है, और किस तात्पर्य में वो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट, इसको स्टडी करना होगा। और अगर संसद में बात कही गई है तो सही है, लेकिन जो हमारे राइट्स की बात करता है आर्टिकल, हमें बखूबी मालूम है कि हमारे मुल्क में सभी पंथों और मज़हबों को मानने वालों को आर्टिकल ने उसकी स्वायत्ता दी है, उसकी सेफ्टी दी है। उसी कंसर्न से ये चीज़ें हैं। मैं आपको ये वाजह कर दूँ कि ये जो उसका क्रक्स है, यानी जो उसका आप कह सकते हैं दिल है, उसको इन्होंने निकाल दिया है। मिसाल के तौर पे हम मुद्दे पर आ जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 1995 का जो एक्ट है उसी में हम तरमीम कर रहे हैं। यूपीए सरकार ने 2013 में तरमीम किया और बेहतर चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया। 1954 में भी बना, 1995 में बना, और ये पहले अंग्रेज़ों के भी ज़माने में 1913 में पहली बार कंसीव हुआ ये। और इसका इतिहास देखेंगे आप तो ये एक कदीम तारीख़ी दौर से गुजरता है। और जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क में बाहर के लोग, यहाँ के लोग, सभी मजहबों की हमेशा आदर और इज्जत हुई है। जावेद साहब, बात यह है कि मैं इतना तकनीकी सब्जेक्ट है और मेरे कार्यक्रम के जो दर्शक हैं वो गांव, कस्बे, छोटे ज़िलों के ज़्यादा हैं, और उनको समझाने के लिए देखिए, इस्लाम में जो इस्लाम या अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर, परोपकार के नाम पर अपनी जायदाद या ज़मीन दान करता है, उस ज़मीन को वक्फ कहते हैं। और जो आदमी दान करता है उसको वाकिफ़ कहते हैं। और वो जो संपत्ति जुड़ती चली जाती है, जो संपत्ति आज देश में रेलवे और रक्षा के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है पूरे देश में, 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, और उस ज़मीन पर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नज़र लगाई है। तो वक्फ और वाकिफ़ से आप समझिए, पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप पहले कोई आदमी, जैसे मान लीजिए मैं दान कर रहा हूँ धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पर, उस पर मस्जिद, ईदगाह, कब्रगाह, ये सब चीज़ें बनती। पहले जो आदमी दान करता था और अब दान करेगा, उसमें कोई अंतर किया गया? हाँ बिल्कुल, इसका अंतर अगर हम वफ़ एक इस्लामिक कानून के मुताबिक एक उसका धार्मिक नुक्ते नज़र है, जिसमें दान करने वाले को शर्तें हैं। दान वो तभी कर सकता है जो उसकी मिल्कियत हो और पूरा हो, सवास में हो और वन टाइम में हो, और वो खुदा के लिए हो, गॉड के लिए हो, अल्लाह के लिए हो, तब जाके वो होता है। और वो वक्त बाई डीड होता है, वर्बल भी होता है, डीड होता है, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं, उसमें शराइत भी होती हैं। तो अब जो करने, लेकिन मैंने सुना कि पुराना जो था उसमें एक नियम ये भी था कि अगर आप उस पर कब्जा हैं
और बहुत दिनों से वो ज़मीन इस्तेमाल में है तो उसको वक्फ की ज़मीन माना जा सकता है। अब वो क्लॉज हट गया। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उसको बोलते हैं वक्फ बाय यूज़र। तो वक्फ बाय यूज़र जो है पहले के 1995 एक्ट के सेक्शन 40 से गवर्न हो रहा था, उसको इन्होंने ओमिट कर दिया, एबॉलिश कर दिया, यानी देयर इज नो वक्फ बाय यूज़र। अब इसको समझने की कोशिश करिए। एक आदमी अपनी मज़हब का मानने वाला अपने प्रैक्टिस के लिए मंदिर, मस्जिद, तमाम चीज़ें बनाता है घर के साथ, कॉलोनी के साथ, वो उसका एक अधिकार है। इसी तरह जहाँ आबादी होती है वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जहाँ उसकी ज़रूरत है कब्रिस्तान बनाता है। तो कुछ वक्फ बाय यूज़र होता है, अपने खेत में, अपने खलिहान में, अपने बागात में सब बनाता है। अब के कानून में ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों को, कि अब हर चीज़ जो है वो आएगी रेवेन्यू रिकॉर्ड के थ्रू। अभी क्या आ रहा था कि वाकिफ़ के जरिए आ रहा था, और उसके लिए प्रॉपर 1995 एक्ट में एक बेहतरीन, एक रूल बेस्ड कह सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सरकार ने तय किया था कि वक्फ बोर्ड के साथ साथ एक सर्वे कमिश्नर होता था। सर्वे कमीशन जो है अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता, जो सीनियर IAS होता था, और हर ज़िले में एक सर्वे इंस्पेक्टर होता था, जिसका कंटिन्यूस प्रोसेस था कि वक्फ की प्रॉपर्टी को पहचानना, वेरीफाई करना और गजट करना। उस गजट करने, वेरीफाई करने में डिप्टी कमिश्नर जो होता था सर्वे का, वो होता जिलाधिकारी होता था, SDM, सारे अधिकार जिलाधिकारी। अब उस चीज़ को इन्होंने ये कहा कि सर्वे कमिश्नर विल बी नो मोर, अब सारे अधिकार DM को दे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाली? एक मिनट जावेद साहब, अब सवाल ये है कि जिलाधिकारी अब कहीं भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति में अगर विवाद हुआ या किसी ने दिया, सर्वे किया, तो ये सारे अधिकार अब जिलाधिकारी को दिए गए। इसी बात को उठाते हुए